हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी तक मैं आपके 2 ट्यूटोरियल्स ले चुका हूँ और काफ़ी सारे लेक्चर्स भी ले चुका हूँ। आज हम ट्यूटोरियल 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगेन ट्यूटोरियल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इट्स बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के ट्यूटोरियल के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। ट्यूटोरियल 2 के सिमिलर कंटेंट्स ही हैं, थोड़ा सा वेरिएशन किया है। हाइब्रिडाइजेशन में थोड़े और बेटर क्वेश्चंस होंगे ट्यूटोरियल 2 के कंपैरिजन से। बाकी ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी होगी, VSEPR थ्योरी होगी और डाइपोल मोमेंट तो साथ में चलता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि शेप की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट की भी बात कर ही लेते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ रहा है हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एनीवेज, ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड XCF4। 3 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं और तीनों के शेप के ऊपर कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो एक एक करके तीनों मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। सबसे पहले गाइस SF4, लेट्स टॉक अबाउट SF4। सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, शेप कैसे बनाते हैं। जब भी शेप की बात होगी, कभी भी शेप कोई आपसे पूछे, कभी भी कोई इंसान आपसे शेप पूछे, डाइपोल मोमेंट पूछे, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तीनों में से ये सबसे 3 पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये 3 सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, शेप, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन। तीनों में से कोई भी सवाल पूछे, तीनों के लिए आपके दिमाग में कौन सी चीज खटकनी चाहिए, किस नाम की घंटी बजनी चाहिए? द आंसर इज शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो मैं इन तीनों में से किसी का भी आंसर मिनटों में, सेकंडों में दे सकता हूं। ठीक है, तो बस इसी चीज की एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शेप का, तो और ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आया सबसे पहली चीज कि शेप का क्वेश्चन है, तो मुझे किस चीज का आंसर पहले देना होगा? शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने होते हैं। तो उसका आंसर देने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर आर 6। सल्फर के 4 बॉन्ड फ्लोरीन से बने हुए हैं, बिकॉज फ्लोरीन कॉर्नर एटम है, एक ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड फ्लोरीन से। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बच्चों, ये दिख रहा होगा। 6 में से 4 यूज हो गए, मतलब 2 बचे, 2 यहाँ पे लिख दिए। तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, it is basically sigma plus lone pair. How many sigma are there? 4 sigma are there. How many lone pair are there? 1 only. The answer is 5. SF4 के पास कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं? 5। तो दैट मीन्स इसको देख के VSEPR क्या कहता है, क्या शेप होनी चाहिए? VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप ऐसी कुछ होनी चाहिए, जिसमें एक यहाँ, एक अंदर, एक बाहर, एक ऊपर, एक नीचे, मतलब इट इज कॉल्ड एज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप होनी चाहिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। उसमें से एक लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर, और बाकी सब बॉन्ड पेयर है। तो दिस ज्योमेट्री इज, व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। व्हाट इज द शेप? शेप इज सीसॉ। दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ। लोन पेयर को छुपा लेते हैं। जब भी शेप का आंसर देना है, सिंपल सी चीज है, शेप का आंसर देना है तो लोन पेयर को छुपा के देखो जरा। लोन पेयर को छुपाओ तो क्या दिखता है? सीसॉ दिखता है। मतलब इस वाले लोन पेयर को, ये जो ग्रीन कलर से मैं सर्कल कर रहा हूं, इस लोन पेयर को छुपा के बाकी की चीजों को देखो, तो इट इज बेसिकली सीसॉ शेप। सबको बात समझ आ रही होगी। दूसरा CF4 की बात करते हैं। आइए दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, CF4। CF4 के अंदर आपके पास कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना के बैठा हुआ है। ठीक है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ बना के बैठा हुआ है। हर बॉन्ड के अंदर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया। मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो 4 के 4 यूज हो गए। ठीक है, तो कोई लोन पेयर बचा नहीं। तो हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? द आंसर इज 4। कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जो शेप को गवर्न करते हैं? 4।
पिछली बार कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे जो शेप को गवर्न करते थे? 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पे भी 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पिछली बार 5 थे। तो ऑब्वियसली 4 को देख के समझ आ रहा है कि VSEPR थ्योरी कहती है 4 को कैसे 3D स्पेस में रखते हैं सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। सोचो सोचो, बताओ बताओ, पढ़ रखा है आपने। द आंसर इज टेट्राहेड्रल, कि 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखेंगे आसपास कि रिपल्शंस आर मिनिमम। द आंसर इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऊपर और नीचे का आंसर डिफरेंट है ना शेप का, बात समझ आ रही होगी। तीसरा जो मॉलिक्यूल दे रखा है दैट इज XeF4। तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है? XeF4। XeF4 में जिनॉन की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8। नोबल गैस के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, फ्लोरीन बीइंग द कॉर्नर एटम, इट विल मेक सिंगल बॉन्ड विद जिनॉन। हमने ना 1-2 छोटे छोटे रूल्स याद रख रखे हैं कि फ्लोरीन अगर कॉर्नर पे आएगा या क्लोरीन या कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हैलोजन कॉर्नर पे आएगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कभी भी ऑक्सीजन कॉर्नर पे आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन कॉर्नर पे है तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, बैक टू द कहानी। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जिनॉन के बॉन्ड्स में यूज हो गए, बचे कितने? 4 मतलब 1 लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। तो इसका आंसर कितना हो गया? शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं एज पर VSEPR। एज पर VSEPR 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे ओरिएंट करते हो 3D स्पेस में सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम? द आंसर इज ऑक्टाहेड्रल। पढ़ रखे हैं हमने ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये होता है 1 लोन पेयर ऊपर 1 लोन पेयर नीचे, ताकि रिपल्शंस एकदम मिनिमाइज हो जाए। एक ऊपर एक नीचे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। तीनों की शेप डिफरेंट है, तीनों के लोन पेयर भी डिफरेंट है। जरा इसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 XeF4। क्या आंसर है इसका? मॉलिक्यूलर शेप तीनों की डिफरेंट है, ठीक है, ओके, डिफरेंट है। SF4 का 1 लोन पेयर था, CF4 में कार्बन का 0 और XeO4 में Xe का कितने लोन पेयर थे? 2। द आंसर इज बच्चों D। ये सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स पूछ रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई विल मार्क इट अ स्टार इन फ्रंट ऑफ इट। स्टार इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि कौन सा बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड उसने बोला है 2s 2s के बीच में बन रहा है, 2s 2s के बीच में ओवरलैप है। एक है 2s और 2p के बीच में, एक है 2p और 2p के बीच में, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है कि इन तीनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरलैप पे कमेंट करना है। आपको पता है एक स्टेटमेंट, ये पता होगी, नहीं पता है तो मतलब लेक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा। स्टेटमेंट ये है कि मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, more will be the strength. of overlap. अगर 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब मेरे जैसे these two fingers, imagine these two fingers are 2 orbitals. अगर 2 ऑर्बिटल ऐसे स्लाइट ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, then bond is weak, then overlap is less strong. लेकिन जैसे ये ऐसे अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है,
ज्यादा उनका एरिया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इन दैट केस द बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, द ओवरलैप इज लेस द बॉन्ड इज वीक, द ओवरलैप इज मोर, ज्यादा ओवरलैप होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कम ओवरलैप होगा तो बॉन्ड वीक होगा। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे 2s के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में कुछ ओवरलैप आ जाता है। 2s 2p के बीच में कैसे बनता है? एक तरफ 2s है और दूसरी तरफ 2p है, इस तरीके से ओवरलैप हो जाता है। दिस इज 2s 2p। इफ यू कंपेयर 2 2p, एक ये एक ये, दो 2p आपस में इस तरीके से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल जो होता है उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, नो डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is distributed uniformly around atom, is distributed uniformly around atom। ठीक है, इस सर्कल बना रखा है ना, 2s को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम फीलिंग होगी आपको, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दूसरी डायरेक्शन में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको एक जैसी मिलेगी। बट दूसरी तरफ जो p ऑर्बिटल होता है, लेट्स कम बैक टू द p ऑर्बिटल, दूसरी तरफ जो p ऑर्बिटल होता है हैज़ डायरेक्शनल नेचर या हैज़ डायरेक्शनल कैरेक्टर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is oriented along one particular direction। अब देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे कि एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ है, तो आपका जो ओवरलैप भी होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज हर तरफ बराबर सी डेंसिटी है, तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सी डेंसिटी है, तो उसमें से एक पार्ट आपने ओवरलैप कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप p ऑर्बिटल की तरफ देखोगे, डायरेक्शनल नेचर आ गई। दैट मीन्स p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी एरिया में है और वो पूरा एरिया आपने ओवरलैप कर रखा है। दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ p ऑर्बिटल, ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसके कारण p ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिवली ओवरलैप करता है। ठीक है, तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एक्सटेंट किस में देखने को मिलेगा? 2p 2b में, और फिर उसके बाद 2s 2p में, और फिर सबसे कम 2s 2s में। इसका आंसर C है। ठीक है, काफी बढ़िया लॉजिक है कि p ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, बस ये नाम याद रखना है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। p ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, जिसके कारण उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू s। तो आप s लेते हो तो कम हो जाएगी कहानी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आप p ऑर्बिटल्स लेते हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, तो p की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा फॉलोड बाय sp, और सबसे कम किसकी होगी? ss की। ठीक है, समझ आ रहा होगा? चलिए, स्टार क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द क्वेश्चन इज सिंपल। क्वेश्चन इज आस्किंग विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। इस क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए आपको शेप वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस ये देखना होता है कि आपके पास जीनॉन है और फ्लोरीन कोने में है। कोने में फ्लोरीन मतलब सिंगल बॉन्ड, अब तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने जीनॉन के पास? जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? द आंसर इज 8। लोन पेयर कितने हो गए? 8 में से 2 निकाल दो। ये 2 क्यों निकाल दिए? बिकॉज जीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स में से
2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, तो 8 में से 2 निकाल दिए, बचे कितने 6, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, द आंसर इज 3। देयर आर 3 लोन पेयर्स इन द फर्स्ट कंपाउंड। पहले कंपाउंड में देयर आर 3 लोन पेयर्स। आइए सेकेंड कंपाउंड की तरफ चलते हैं, विच इज H3O+। H3O+ का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है, OH पे प्लस, लुईस स्ट्रक्चर हमने क्लास के अंदर बना रखा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में यूज हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और एक का अलग से लॉस भी हो रखा है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में यूज हो गए, 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और बाकी जो एक का लॉस हो रखा है जिसके कारण प्लस आ रखा है, ऊपर प्लस आ रखा है तो एक का लॉस हो रखा है, तो -1 और करना पड़ा हमें, डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। देयर इज ओनली 1 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन H3O+। होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट इज बच्चों XeF4। XeF4 में XeF2 से तो कम ही लोन पेयर होंगे ना, बिकॉज इसमें बॉन्ड पेयर ज्यादा है। लॉजिक XeF6 में भी कमी होंगे बिकॉज इसमें बॉन्ड पेयर ज्यादा है। एनीवेज, मतलब लॉजिक से कर पा रहे हो तो आंसर ए ऑलरेडी आ चुका है। लॉजिक से कैसे किया मैंने कि XeF2 वर्सेस XeF4 दोनों में सेंट्रल एटम सेम है Xe, ठीक है। XeF2 में बॉन्ड पेयर कम है तो लोन पेयर ज्यादा होंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही है ना। बात समझ आ रही है? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, XeF2 वर्सेस XeF4 में दोनों में सेंट्रल एटम इज सेम, ज़ीनॉन, ठीक है। दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम, बिकॉज सेंट्रल एटम सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों में 8-8 है। एक में बॉन्ड पेयर 2 है, एक में बॉन्ड पेयर 4 है। जिसमें बॉन्ड पेयर कम है उसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे टू बैलेंस आउट इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें बॉन्ड पेयर ज्यादा है उसमें लोन पेयर कम होंगे। तो उससे आंसर सीधे ए आ गया है, सी और डी वैसे ही निगलेक्ट हो गया। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट भी करोगे हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8, टोटल 8 -4 बाय 2, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। ये कैसे किया? 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है जिसमें से 4 बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेयर निकालने। समझ आ रहे हैं? अब जैसे लास्ट वाले का भी करना हो उसका भी ऐसे ही कर सकते हो। तो ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, बॉन्ड में कितने यूज हो गए? 6 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है। सो मैक्सिमम लोन पेयर्स इन की बात करें तो आंसर ए है इसका। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस ये कहता है कि इनमें से किस में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की चेंज हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ABCD में एक चेंज दे रखा है। जैसे ए के अंदर अगर मैं बात करूं, ए के अंदर क्या चेंज रखा है? अमोनिया को कंबाइन किया गया है H+ के साथ, ठीक है। क्या बनाते हैं? अमोनियम। ये पहला चेंज है जो ए में चेंज दे रखा है, वो यही दे रखा है। अमोनिया H+ के साथ कैसे कंबाइन होता है? बहुत सिंपल। अमोनिया का स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं लुईस कंसेप्ट से, H+। अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, H+ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। बच्चों कौन सा बॉन्ड बनता है फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी के बीच में? दोनों हाफ फिल्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? अगर दोनों एटम्स के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? शेयरिंग वाले, जिसे आप बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 1 फुल्ली फिल्ड एंड 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। आपको याद होगा हमारी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर की ही डिस्कशन थी ये। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा?
ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ शेयर करेगा इस तरीके से। एरो बनाया है, एरो का मतलब है आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरो विद H प्लस, या फिर इस एरो को सिंगल बॉन्ड से अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो लाइक दिस, ठीक है। तो एक चीज का आपको टेक केयर करना पड़ेगा, नाइट्रोजन पे प्लस लिखना पड़ेगा, बिकॉज एरो का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसीलिए नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये दो ब्लैक वाले स्ट्रक्चर्स को कंपेयर जब करते हो, लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देख के बोलते हो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर 5 आता है। 5 क्यों आता है गाइस? बिकॉज एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आ रखे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ राइट वाले ब्लैक स्ट्रक्चर में अगर आप चेक करते हो, कोई आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलते हो 4, बिकॉज इसमें कोई एरो वाला बॉन्ड नहीं है ना, तो आप सीधे आंसर 4 बोलते हो। पहले 5 बोले थे, अब 4 बोल दिए, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो +1 लिखोगे ना, बस वही लिखना है, +1 लिखना है, ठीक है गाइस। पहले अगर चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन एटम की, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी हो तो शॉर्टकट से चेक करते हैं। आइए शॉर्टकट में फिर से मैंने आपको समझाया है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, शेप का क्वेश्चन हो, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हो, आपको किस चीज़ का आंसर देना है, घंटी किस चीज़ की बजनी चाहिए कि हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर। क्लियर कट आंसर दिख रहा है 4, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, आंसर 4 दिख रहा है। तो 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को 4 ऑर्बिटल में रखा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक ऑर्बिटल में रखा जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक ऑर्बिटल में रखा जाएगा, तो 4 ऑर्बिटल में रखने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रखने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, और 4 ऑर्बिटल किसके बनते हैं? sp3 के। एक s और 3 p मिला के 4 हुए ना, तो s और 3 p मिला के sp3 बनाते हैं, और कितने बनाते हैं? 4। तो sp3 नाम के 4 ही ऑर्बिटल बनते हैं हमेशा। अगर कोई पूछे sp नाम की कितने ऑर्बिटल बनते हैं, क्या 3 ऑर्बिटल बन सकते हैं sp नाम के? नो, sp दैट मीन्स 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया है, तो 2 ही बनेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। sp2 नाम के कितने बनेंगे ऑर्बिटल्स? हमेशा 3। sp2 नाम के हमेशा 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 2 p मिला के 3 ऑर्बिटल बने, तो 3 ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 3 ही ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp2 बनाने के लिए एक s और 2 p मिक्स करोगे और 3 sp2 बनेंगे। sp3 ऐसे ही 4 बनेंगे हमेशा। तो 4 ऑर्बिटल बनाने के लिए आपको sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट हैंड साइड अगर आप चेक करोगे, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द आंसर इज अगेन 4। चारों के चारों सिग्मा है, 4 शेप गवर्निंग दिख रहे होंगे, तो इसको देख के हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या आ रही है? sp3। देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हुआ है, तो ये तो नहीं है, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। आई होप सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इट इज AlH3 प्लस H माइनस। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आप चेक कर सकते हो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 एंड 3p1। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 13 होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स,
एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और तीनों इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। तो AlH3 में कितने बॉन्ड्स है बच्चों? 3, और कोई लोन पेयर नहीं है बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों की तीनों बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो अगर कोई पूछे AlH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो दिमाग में पहले क्या सवाल आना चाहिए? शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं? शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में सिग्मा कितने हैं? 3 सिग्मा दिख रहे हैं, लोन पेयर 0 है। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3। इफ यू हैव 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? द आंसर इज sp2। 3 क्लाउड्स को रखने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, और 3 ऑर्बिटल कौन बनाता है? sp2 के 3 बनते हैं, बिकॉज एक s और 2 p मिलके टोटल 3 हो गए। ये 3 ऑर्बिटल मिलके 3 ही ऑर्बिटल बनाते हैं sp2 नाम के, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो अभी भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो एक ऑर्बिटल अभी भी खाली पड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं ना। अभी कितने हैं? 6। तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो होगा ही। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, 2 आने के और चांस है। अब देखो कैसे आता है। हाइड्राइड है आपके पास। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक तो पहले से ही था, एक एक्स्ट्रा दे रखा है। ये देख के ना बड़ा मन कर रहा है एक बॉन्ड बनाने का। कौन सा बॉन्ड बनाने का मन कर रहा है गाइस? द आंसर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मन कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक फुल्ली ऑक्यूपाइड और एक एम्प्टी के बीच में। दिस इज योर फुल्ली ऑक्यूपाइड, दिस इज एम्प्टी। तो इस एरो से आप इस बॉन्ड को बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि Al H एक और H एरो हाइड्रोजन पे -1। लेकिन अगर आप इस एरो को स्ट्रेट लाइन से सब्स्टिट्यूट करते हो तो मैंने बताया क्या करना होता है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। गाइस जरा देखेंगे, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। कैसे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? बिकॉज लेफ्ट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। राइट वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो -1 पहले से ही उस पर चार्ज था, पहले से ही उस पर -1 चार्ज था। तो -1, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो +1, -1 + 1 बिकम 0। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ गया? 0। एल्यूमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, वो भी देख सकते हो। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। देखो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? वैलेंस 3। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इसमें अगर कोई एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए बोले तो आप क्या आंसर दोगे? 4। तो 3 से 4 हो गए। एल्यूमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। दैट मीन्स एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आएगा? -1 का। सो दिस इज द कंपाउंड AlH4-। और अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस? शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं? आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4। चारों सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। 4 ऑर्बिटल चाहिए ना 4 सिग्मा बनाने के लिए, तो 1 s और 3 p, sp3। ऐसे सोच लो। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे B हो गया है। sp2 से sp3, द आंसर इज B स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लास्ट वाले में दोनों एक जैसे ही हैं, चेक करना, दोनों एक जैसे ही हैं। SiF4 SiCl4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? फ्लोरीन के साथ पहले वाले में और क्लोरीन के साथ दूसरे वाले में। तो दोनों में 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स इट। दोनों में 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स दोनों ही क्या हैं? sp3। दोनों ही sp3 है, ठीक है। एक C वाला पार्ट और कर लेते हैं। NH3 फॉर्म्स NH2-। C वाला पार्ट एक और कर लेते हैं।
एक तरफ NH3 है, दूसरी तरफ NH2 माइनस है। ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H+ भी तो लिखोगे, रिएक्शन को कंप्लीट लिखना है। अगर NH3 फॉर्म्स NH2 माइनस, तो NH3 में अगर आप चेक करोगे, बहुत बार देख लिया अब तो, कि 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो देर आर 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये तो हमें पहले से ही पता है, अमोनिया का हमें पहले से पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वो कैसे है वो मैंने फटाफट यहाँ पे बता दिया। देर इज 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो टोटल शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। दैट मीन्स आंसर इज sp3। ओके, राइट वाले केस में NH2 माइनस का आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा इससे। NH2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल, लुईस स्ट्रक्चर के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 2 और चार्ज। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 8। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन NH2 माइनस इज 8। सेंट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कैनॉट बी सेंट्रल एटम, इट कैनॉट मेक मोर देन 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, 1 बॉन्ड से ज़्यादा बनाने होते हैं सेंट्रल एटम को। तो हाइड्रोजन कहाँ से बना दोगे सेंट्रल? समझ आ रही है बात? तो नाइट्रोजन है, इसके आसपास 2 हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। नाइट्रोजन है, इसके आसपास 2 हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। डबल तो वैसे भी नहीं बन सकता, हाइड्रोजन कैनॉट ब्रेक 2 बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन के अगर आप देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नाइट्रोजन के वैलेंस 5 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, चार्ज 1 था, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 थे। एज पर लुईस 8 में से कितने यूज हो गए? 4 बचे। कितने? 4। चारों खिलाने शुरू करते हैं, सबसे बुक्खड़ को खिलाते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है NH2 माइनस का, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉर्मल चार्जेस की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज में आप देखोगे, नाइट्रोजन से पूछो मिस्टर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके हैं, तो ये रेड वाले बताएगा कि ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स तो भाई साहब मेरे हैं। अच्छा मिस्टर आपके पास पहले तो 5 थे, अब तो 6 दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो हाँ कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पास -1 चार्ज भी तो तभी है, मैं बता रहा हूँ लोगों को कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज मेरे सिर पे क्या चार्ज है? -1 का। ठीक है। तो अगर अब कोई आपसे पूछे हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो आप बोलोगे यार शेप गवर्न करने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यूज हो रहे हैं? 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा। द आंसर इज 4। द आंसर इज अगेन sp3। हाइब्रिडाइजेशन दोनों केसेस में sp3 है, तो देयर इज नो चेंज। सॉरी, ऊपर चलते हैं। यस, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइपोल मूवमेंट इसमें से कौन एग्जिबिट करता है, कौन एग्जिबिट नहीं करता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक की बेसिक्स होती हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग से ही ये बेसिक्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे बेंजीन क्या होता है ये बताता हूँ आपको। बेंजीन इज दिस मॉलिक्यूल, मोस्टली लोगों को अभी तक पता चल चुका होता है, और अच्छे से बताता हूँ। इट इज C6H6। और अच्छे से सारे बॉन्ड्स बनाता हूँ। चलो C C C C C C C डबल 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन। बच्चों इसको बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। और बेंजीन में ना आप नंबरिंग कर सकते हो, क्लॉकवाइज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज कर दो, आपकी मर्जी है। मैं जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, क्लॉकवाइज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6।
अब ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उसने बोला है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसकी जगह क्या लगा दिया जाए, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया जाए। सो दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाए। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या है बच्चों, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, थोड़ा सा स्पेस देके बनाते हैं, बी ऑप्शन में ये रहा बेंजीन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्लोरीन है। दिस इज 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। सी ऑप्शन गाइस, सी ऑप्शन 1,3,5-ट्राइक्लोरोबेंजीन, दैट मीन्स बेंजीन बनाओ, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगाया जाए, थर्ड पे और फोर्थ पे। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि यार इसमें से इस पे जरा डाइपोल मूवमेंट पे कमेंट करो, अच्छा व्हाट डू यू थिंक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन मतलब ये बेंजीन है, इसका जो म्यू होता है वो 0 होता है, म्यू नेट। सारे के सारे एटम एक जैसे, सारे के सारे एटम्स एक जैसे, सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। कोई किसी से खींच नहीं रहा ना, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सारे के सारे कार्बन एटम्स एक जैसे, सारे कार्बन एटम्स एक जैसे हैं, कोई खींचने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो कोई पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। इफ देर आर नो पार्शियल चार्जेस इन द मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल इज, देन देर इज नो नेट डाइपोल, ठीक है, तो म्यू नेट की वैल्यू 0। बट अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में जाते हो विच इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको समझ आ रहा है कार्बन क्लोरीन के बीच में एक डाइपोल आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। मेरे कहने का मतलब उल्टा सोच लो, क्लोरीन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मैं रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, क्लोरीन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियस आंसर क्लोरीन। टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स याद रहते हैं, FONCl, ठीक है, तो क्लोरीन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो डाइपोल मूवमेंट यहां से यहां बनेगा, डेल्टा प्लस से डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस से डेल्टा माइनस यहां पे बनेगा। क्या दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है? परफेक्ट आंसर, द आंसर इज यस। मोस्टली लोग यही सोच रहे होंगे, हाँ यार ये तो ऊपर नीचे एरो एकदम वर्टिकली ऑपोजिट, दैट मीन्स इसका म्यू नेट इज इक्वल टू 0। इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। दूसरे में चेक करो जरा, दूसरे वाले बी पार्ट में चेक करो। बी पार्ट में एक डाइपोल मोमेंट आएगा, बी पार्ट में एक डाइपोल मोमेंट आएगा ऐसे, डेल्टा प्लस से डेल्टा माइनस, एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, एक ऐसा है एक ऐसा है, इनमें 60 डिग्री का एंगल है, दोनों डाइपोल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ये एक दूसरे को कैंसिल तब करते अगर 180 का एंगल होता, तो 60 का एंगल है तो कुछ कंपोनेंट तो ऐड होगा ही, तो देयर विल बी म्यू नेट इज नॉन जीरो, इट्स अ नॉन पोलर बोल रहा हूं, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सी पार्ट को देखें घूर के तो एक चीज समझ आएगी, एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, तो ध्यान से देखो, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये 3 डाइपोल मूवमेंट है, तीनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और एंगल इनके बीच में 120 का है। ये 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स का मॉडुलस सेम है, सेम स्ट्रेंथ के वेक्टर्स हैं और एंगल तीनों के बीच में 120 का है, तो ऑब्वियसली म्यू नेट की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, म्यू 0 है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, डाइपोल मोमेंट किस में है, दैट मीन्स आपसे क्या पूछा गया, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। द आंसर इज सिंपल 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, आंसर देने की कोशिश करो। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एक एटम ए है, उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम बी है, उसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी बॉन्ड बनाने वाले हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ए और बी के, जो बॉन्ड्स बनाने वाले हैं, ये कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली ये अनपेयर्ड होने चाहिए। अगर पेयर्ड होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। आई गेस अब तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ शेयरिंग बेस्ड बॉन्ड, ये एक शेयरिंग बेस्ड बॉन्ड है। ठीक है, मेड बाय व्हाट, किनके बीच में बनता है, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बन पाएगा। अनपेयर्ड तो होना ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये ऑपोजिट स्पिन के भी होने चाहिए, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिटल में होंगे और दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे, तो ही बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड शुड बी अनपेयर्ड एंड ऑपोजिट स्पिन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन ना बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको अगेन मैं एक स्टार क्वेश्चन की तरह मार्क करूंगा। हाईली पॉपुलर, अलग अलग एग्जाम्स में आ रखा है, जेई में आ रखा है, मेंस में आ रखा है ना, बिटसेट वगैरह, मतलब न जाने कितने एग्जाम्स में आ रखा है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने हैं, 3 मॉलिक्यूल के। अब उसमें से पहला मॉलिक्यूल कौन सा गाइस, BF3 NH3 NF3। कभी भी डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है, कभी भी डाइपोल मूवमेंट कंपेयर, देखो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, आंसर तो आ ही जाएंगे। डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको चाहिए शेप, डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको तो शेप चाहिए, और शेप बताने के लिए क्या चाहिए, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स चाहिए, जिसको आप VSEPR थ्योरी लगा के शेप बताओगे, शेप से फिर डाइपोल मूवमेंट बताओगे। थॉट प्रोसेस समझ आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस समझ आ रहे हैं कि डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए आपको पहले शेप का आंसर देना पड़ेगा। शेप पता होगी तो ही पता होगा ना कि डाइपोल कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए शेप पता होनी चाहिए, और शेप बताने के लिए आपको शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा फटाफट देखते हैं तीनों की शेप, तीनों का डाइपोल मूवमेंट। पहला है BF3। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 3। बोरॉन के पास 3 है, और बोरॉन के फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड होंगे, 3। हमें तो पता ही है, फ्लोरीन अगर कोने में आएगा, फ्लोरीन अगर कोने वाला एटम है तो वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं इस चीज को कि हैलोजन अगर कोने में आता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन अगर कोने में आता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। अभी हैलोजन कोने में आया है तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 के 3 वो यूज कर चुका है फ्लोरीन के साथ। कितने लोन पेयर बचे, कोई लोन पेयर नहीं बचा। हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द आंसर इज 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो एज पर VSEPR
तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखते हैं सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। एज पर VSEPR तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखते हैं, जैसे मेरे हाथ में तीन पेन है, तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखते हैं सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, ट्रायगोनल प्लेनर, इस तरीके से। ठीक है, तो तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखा सच दैट द रिपल्शन आर मिनिमम, द आंसर इज ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब BFFF। तो आपको पता है सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बड़ा यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर है, म्यू नेट 0 होगा, इसका होएगा ही नहीं डाइपोल। तो डाइपोल के ऑर्डर में ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया है, बाकियों का डाइपोल है, इसका नहीं है, तो और BF3 का मिनिमम होना चाहिए, तो इसका आंसर सीधे B हो गया बिना कुछ और देखे। ऐसे ही करते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब अगर समझ आ रहा है यही आंसर है तो यही आंसर है, ईगो पे थोड़ी लेना है कि मेरे को सारा सॉल्व करना ही करना है। तो समझ आ गया ना, इसका 0 है, इसका मिनिमम होगा। और अमोनिया का आपको पता है मिनिमम नहीं होता, अमोनिया का कुछ तो डाइपोल मूवमेंट होता ही है। ठीक है, एनीवेज द मेन क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन तो आसान था, द मेन क्वेश्चन इज कंपेयरिंग डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया एंड NF3 NH3 एंड NF3, इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना सबसे मेन क्वेश्चन है। दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं देखने में, देखो तो नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दोनों के पिरामिडल शेप्स होते हैं। ये कैसे बता रहा हूँ मैं, अरे दिमाग में मेरे थोड़े तेज चल जाता है, आपकी अगर इतनी तेज़ी से नहीं कैलकुलेशंस हो रही, थोड़ी स्लो कर लो, एक क्वेश्चन 10 बार कर लो तो याद हो ही जाता है वैसे भी। एनीवेज, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, वैलेंस कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से कितने यूज़ हो गए 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो लोन पेयर कितना बचा, एक ही तो बचा, 5 - 3/2, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं 4, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल। समझ आया, ये थॉट प्रोसेस है, ऐसे सोचना है आपको भी, हर क्वेश्चन में ऐसे सोचना है कि मेरे पास नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 में से 3 बॉन्ड में यूज हो गए, 5 में से 3 बॉन्ड में यूज हो गए, कितने बचे 2। ठीक है, 2 का क्या बना, एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को 3D स्पेस में कैसे रखोगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, द आंसर इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिमिलरली NF3 की तरफ भी जाएंगे तो सेम ही कहानी होगी, एग्जैक्टली सेम, कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर तो एक लोन पेयर, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 4, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अच्छा गाइज जरा कंपेयर करते हैं, पहले वाले केस में विच इज NH3, डाइपोल मोमेंट्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन केमिस्ट्री, ऑल राइट। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे आएगा। तो एक ये वेक्टर्स बना रहा हूँ डाइपोल मोमेंट के, तीनों वेक्टर्स ऐसे आए। ठीक है, और राइट हैंड साइड अगर आप चेक करोगे NF3 के अंदर फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, FON। अरे सबसे लालची एटम कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा सिस्टम। तो लेफ्ट में तीनों डाइपोल मोमेंट अलग साइड अलग तरीके से हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और राइट साइड NF3 के अंदर तीनों डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड एक और डाइपोल मोमेंट है जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का भी एक डाइपोल मोमेंट होता है। नाइट्रोजन का खुद का न्यूक्लियस होगा, सर्कल बनाया, नाइट्रोजन का खुद का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, नाइट्रोजन का खुद का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक लोन पेयर का डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा,
पॉजिटिव फ्रॉम न्यूक्लियस टू लोन पेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही एक लोन पेयर का डाइपोल आएगा। अगर आप चेक करोगे लेफ्ट वाले डायग्राम में ऑल वेक्टर्स आर एडिंग, इसमें वेक्टर्स राइट वाले केस में वेक्टर्स ऊपर नीचे, एक ऊपर है 3 नीचे है, तो वेक्टर्स सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें ऑल वेक्टर्स आर एडिंग इन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, सारे वेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन के हैं, तो सारे वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, हेंस मोर डाइपोल मोमेंट। ओवरऑल, ठीक है। तो अगर कोई पूछे NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, द आंसर इज NH3, इसलिए बी सही है। बात समझ आ रही है? इसमें NH3 NF3 का काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैंने अभी आपको किया, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो प्लीज इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से फॉलो कीजिए। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा हो क्या क्वेश्चन था ये, कैसे सॉल्व किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स आपको दिए, A और B हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। A और B की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। वैसे तो देख के समझ आ रहा है, पहला कौन सा है, A क्या है, मैग्नीशियम है। चेक करो, मैग्नीशियम ही तो है। समझ आ रहा है? मैग्नीशियम सबको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ आ रहा होगा ना। A आपका मैग्नीशियम है और B आपका क्या है, व्हाट अबाउट B? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 2p3 क्या होता है? 2s2 2p3 क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है। देखो ना, नाइट्रोजन के नीचे है फॉस्फोरस। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3, तो फॉस्फोरस की क्या होगी बच्चों, उसी के नीचे है 3p3। तो ये पक्की बात है, ये फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इनका कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो एक चीज क्लियर है, मैग्नीशियम आपका मेटल है, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस नॉन मेटल ने इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जरा देखते हैं, एक तरफ मैग्नीशियम है, एक तरफ फॉस्फोरस है। मैग्नीशियम का एक अगर मैं लेता हूं, एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन उछालता है, 2। एक मैग्नीशियम का एटम कितने इलेक्ट्रॉन उछालता है, 2। एक फॉस्फोरस का एटम कितने इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, 3। एक मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन उछालना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक फॉस्फोरस का एटम 3 इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अरे मैग्नीशियम 2 उछालेगा तो फॉस्फोरस 3 कैसे खाएगा? लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैग्नीशियम अगर मैं 3 ले लूं, फॉस्फोरस 2 ले लूं, मैग्नीशियम के 3 डब्बे लूं ऐसे, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन उछालेगा, 6। एक मैग्नीशियम 2 उछालता है तो 3 मैग्नीशियम कितने उछालेगा, 6। फॉस्फोरस 2 ले लिए तो 2 फॉस्फोरस कितने खाना चाहेगा, 6। एक फॉस्फोरस 3 खाना चाहता है तो 2 फॉस्फोरस 6 खाना चाहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, Mg3p2, दिस इज द फॉर्मूला। तो बेसिकली ये आपका x है, ये आपका y है, x प्लस y की वैल्यू पूछ रखी थी, द आंसर इज 5, D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ आ रही होगी। चलो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन दिस क्वेश्चन it is asking the structure and hybridization of SiCH3 is। इस क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि SiCH3 की स्ट्रक्चर क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है।
तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये सेंट्रल एटम जो कि सिलिकॉन है, सेंट्रल एटम की का स्ट्रक्चर पूछ रहा है और सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, सिलिकॉन की ही पूछ रहा है। ये अज्यूम करके ही आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सेंट्रल एटम में सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चारों का बॉन्ड कार्बन के पास, कार्बन के साथ बना हुआ है, चारों का बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है। कार्बन के भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के भी आगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है वैसे देखा जाए। और इन हर एक कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। देख रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा बढ़िया ड्राइंग खेल ली मैंने यहाँ पे कि सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर, सिलिकॉन के भी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के भी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लॉजिकली स्ट्रक्चर बनाया कि सेंट्रल एटम आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए ब्लू वाले। ठीक है, वैलेंस शेल वाले। कार्बन के भी ऐसे ही 4 बना लिए, सिलिकॉन 4 कार्बन से सराउंडेड है तो चारों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए 4 4 4 4। और वो जो कार्बन है, एक बॉन्ड तो सिलिकॉन से बना के बैठा हुआ है, बाकी के 3 बॉन्ड का क्या? अरे वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, लिखा तो हुआ है CH3। तो वैसे तो ये शेप बड़ी अजीब सी हो गई। शेप कैसे अजीब सी होगी जरा देखते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स दिख रहे होंगे अलग अलग। ये बॉन्ड है, ये सिलिकॉन के 4 बॉन्ड मैंने बनाए हैं। तो सिलिकॉन के 4 बॉन्ड हैं, सिलिकॉन के शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp3। सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज सिलिकॉन के पास 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो लॉजिकली sp3 आ गई। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, है ना, कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, दूसरी तरफ कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल हैं, दूसरी तरफ कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल हैं। अगर कोई पूछे कार्बन के शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, आपका आंसर फिर से 4 होगा। फिर से आप बोलोगे sp3। दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप? ये वाला टाइप ऑफ ओवरलैप, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप? इसको बताने के लिए आप ये बताओ, सिलिकॉन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है? sp3। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है? sp3। सो द आंसर इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज सिग्मा sp3 sp3। ठीक है, अगर आप पूछो ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको किसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है? सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सेंट्रल एटम के 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में क्या ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। ये कहां से आया? VSEPR से, कि 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 3D स्पेस में रखना हो तो मिनिमम रिपल्शन की शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। तो सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में शेप इज टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये सब सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप नोबडी हैज एनी इशू इन दिस पर्टिकुलर केस, किसी को कोई इशू ना हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट? इसमें से कौन सी स्पीशी का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है? चलो फटाफट देखते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। चलो ठीक है, पहला PCl3F2, इट इज PCl3F2। फॉस्फोरस के पास सीधे VSEPR थ्योरी यूज करेंगे। फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है,
2 फ्लोरीन के साथ। कॉर्नर में अगर क्लोरीन फ्लोरीन हेलोजन्स आते हैं तो सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों यूज हो गए बॉन्ड में, तो शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 5 ही हैं। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो 5 है, पांचों यूज हो चुके हैं, 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो अगर अब कोई पूछे व्हाट इज द 5 क्लाउड्स को कैसे रखोगे स्पेस में सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, द आंसर इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये वाली ज्योमेट्री याद है, लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, रिपीट हो रहा है। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, नहीं याद तो प्लीज रेफर योर लेक्चर, कि एक्सियल पोजीशन पे किसको रखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हैं, रीजन के साथ बताया गया क्लास नोट्स के अंदर। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मींस फ्लोरीन को एक्सियल पे, क्लोरीन को इक्वेटोरियल पे। इसका म्यू नेट 0 होगा क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन जो है, जो डॉटेड से बना रहा हूं वो इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन का आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्सियल का आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे एक जैसे हैं, इक्वेटोरियल में एक जैसे। ठीक है, सिमिलरली इसका भी फटाफट ऐसे ही बना देता हूं मैं। फास्फोरस के फिर से 5 प्लेसमेंट्स रखनी है, 2 क्लोरीन 3 फ्लोरीन। अगेन मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो क्लोरीन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फुल फ्लोरीन, वही वाला ऑर्डर यूज करना है, FONCl। दीज आर द 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट विल गो टू एक्सियल पोजीशन, बट एक एक्स्ट्रा फ्लोरीन बच जाएगा तो उसको इक्वेटोरियल पे ही रखना पड़ेगा, ये बनेगा। और इसका म्यू नेट इज नॉन जीरो। एक्सियल का तो 0 है, PF आपस में डाइपोल मोमेंट PF के कैंसिल हो जाएंगे। एक्सियल का तो नेट 0 आ रहा है, बट ये PFCl ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसका नॉन जीरो आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये इसका ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। आगे चेक करते हैं, कहानी खत्म थोड़ी हुई है, आगे चेक करते हैं। व्हाट अबाउट सी की बात करते हैं। XeO3F2, मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट करता रहता हूं, अब तक तो मतलब जहन में चले जानी चाहिए चीज़, कि अगर हैलोजन एटम कोने में है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर ऑक्सीजन एटम कोने में है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये रफ सा बना लिया। अब इसके बाद आप देखो, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, और एंड गेस व्हाट, 8 के 8 बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, चेक करो। 8 के 8 बॉन्ड में यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई लोन पेयर, नो। हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैन यू सी? आई कैन सी 3 सुपर पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। डबल बॉन्ड को सुपर पेयर बोलते हैं, और सुपर पेयर को एक ही बार काउंट करना है, डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट नहीं करते कभी भी। ये जो पूरा का पूरे को एक पेयर, एक सुपर पेयर की तरह काउंट करना है। तो आई हैव 3 सुपर पेयर्स एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स, द आंसर इज 5। 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो इसको देख के सीधे सीधे एक चीज समझ आती है कि 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को एज पर VSEPR कैसे रखना है जी, ऐसे रखना है जी। ठीक है, 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को एज पर VSEPR ट्रायगोनल बाय पिरामिड के फॉर्म में रखना है। ओके, अब रह गया इक्वेटोरियल और एक्सियल। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गो टू एक्सियल, रेस्ट डबल बॉन्ड O विल गो टू इक्वेटोरियल। दिस इज द डबल बॉन्ड O। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप एक्सियल चेक करोगे, सिमेट्रिकल है एक्सियल,
तो एक्सियल पोजीशन का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन चेक करो, तीनों डबल बॉन्ड कितने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वेटोरियल प्लेन अगर आपने चेक किया, डबल बॉन्ड कितने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको देख के भी समझ आ रहा है कि म्यू 0 होगा। तो एक्सियल पे भी 0, इक्वेटोरियल पे भी 0, तो म्यू नेट इसका भी 0। ठीक है, तो इसका भी 0, इसका भी 0 है डाइपोल मोमेंट, इसका भी 0 है डाइपोल मोमेंट। उसने पूछा क्या है, नॉन जीरो किसका है। चलिए आखिरी पार्ट रह गया, आखिरी पार्ट देख लेते हैं, SOF4। आखिरी पार्ट रह गया, आखिरी पार्ट देख लेते हैं, SOF4। फिर से वही सारी कहानी बच्चों, सल्फर है, इसने 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन से बनाए होंगे और 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड O से बनाया होगा। ये कैसे बोल पा रहा हूं, अगेन गाइस सेम कहानी, हेलोजन कॉर्नर पे है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कॉर्नर पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ओरिजिनली, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एंड इंटरेस्टिंग बात यह है 6 के 6 यूज हो गए। दैट मीन्स 0 लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 यूज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं चाहिए, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। अगर देयर इज नो लोन पेयर, तो इन दैट केस हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैन यू सी? द आंसर इज आई कैन सी 1 सुपर पेयर, 1 सुपर पेयर, एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर कितने, 4। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 5। दैट मीन्स आई हैव 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये सुपर पेयर को 1 क्यों मानते हैं, ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, एनीवे, सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो VSEPR यूज करके ये समझ आ जाता है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे रखोगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। दैट मीन्स सल्फर को बीच में रखोगे और इस तरीके से बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये आ गए आपके 5 बॉन्ड। एक्सियल पोजीशन पे किसको चिपकाओगे, फ्लोरीन को। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज टू एक्सियल। इक्वेटोरियल पे बाकी सब। म्यूनेट देख के समझ आ रहा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। एक्सियल पे तो 0 हो सकता है, फिर भी इक्वेटोरियल पे नहीं हो सकता, तो म्यूनेट इज नॉन जीरो। म्यूनेट इज नॉन जीरो। दैट मीन्स क्वेश्चन पे जाते हैं, उसने यही पूछा था किसका म्यूनेट नॉन जीरो है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो इसका आंसर बच्चों बी और डी बोथ है, बोथ बी और डी। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, बाकी की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में, एंड देन अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।